नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दया शेखर आपके साथ और आप देख रहे हैं देवांश विजन यूट्यूब चैनल। तो कभी आपने सोचा है कि एक देश हजारों लोगों को किसी दूसरे देश के खिलाफ यूज कर सकता है? तो ऐसा हुआ है पोलैंड और बेलारूस के बॉर्डर पर। तो आज हम बात करने वाले हैं पोलैंड बेलारूस माइग्रेंट क्राइसिस के बारे में। तो बेलारूस ने हजारों रेफ्यूजीज को पोलैंड के बॉर्डर पर डंप कर दिया और इनमें से कुछ रेफ्यूजीज इराक से थे, सीरिया से थे या यमन से थे। और इन देशों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से ये लोग उनके देश से भागकर दूसरे देश में बसना चाहते थे। तो इनमें से कुछ रेफ्यूजीज अफगानिस्तान से भी है, तालिबान की वजह से। और अगर आपने मेरा अफगानिस्तान और तालिबान वाला वीडियो नहीं देखा हो तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, इसके बाद आप उसे भी देख सकते हैं। तो बेलारूस ने रेफ्यूजीज को इकट्ठा किया और पोलैंड की बॉर्डर पर डंप कर दिया। और बेलारूस ने उनके हाथ में वायर कटर्स भी पकड़ा दिए, क्योंकि बेलारूस और पोलैंड की बॉर्डर पर बार्क्ड वायर्स लगे और उन वायर कटर्स की मदद से वो इजीली बार्क्ड वायर्स काट के पोलैंड में घुस सकते हैं। तो ना बेलारूस ने उन रेफ्यूजीज को खाना दिया, पानी दिया, शेल्टर दिया, कुछ नहीं दिया, बस उन्हें -5 से -7 डिग्री के ठंड में छोड़ दिया। तो बेलारूस ने ऐसा किया क्यों? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमें बेलारूस के इतिहास में जाना पड़ेगा। वैसे तो बेलारूस का इतिहास बहुत कंफ्यूजिंग रहा है, क्योंकि कभी बेलारूस जर्मनी के पास था तो कभी पोलैंड के पास, तो कभी यूएसएसआर यानी रशिया के पास, तो कभी डिवाइड हो गया था पोलैंड और रशिया के बीच में, तो कभी किसी और देश के पास था। तो हम इतना पीछे नहीं जाएंगे, हम अपने हिस्ट्री चालू करेंगे 1991 से, जब बेलारूस को आज़ादी मिली रशिया से। तो 1994 में बेलारूस ने अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया, जिसके हिसाब से बेलारूस एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। और 1994 में ही बेलारूस के पहला इलेक्शन हुआ, वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन था, जिसमें अलेक्जेंडर लुकाशेंको जीत गए चुनाव और बेलारूस के प्रेसिडेंट बन गए। कमाल की बात यह है कि 1994 का इकलौता इलेक्शन था जिसमें कोई फ्रॉड कंडक्ट नहीं किया गया था, वो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन था। उसके बाद के सब इलेक्शंस में किसी न किसी प्रकार का फ्रॉड कंडक्ट किया गया। तो अलेक्जेंडर लुकाशेंको पहले प्रेसिडेंट है बेलारूस के, और अलेक्जेंडर लुकाशेंको के बाद कोई प्रेसिडेंट ही नहीं बना बेलारूस का। और अलेक्जेंडर लुकाशेंको प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट किए गए थे, पर वो बन गए डिक्टेटर। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि बेलारूस के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो मैं आपको बताता हूँ। 1962 में अलेक्जेंडर लुकाशेंको बहुत ही चालाकी से कुछ बिल्स पास कर देता है पार्लियामेंट में, जिसके हिसाब से प्रेसिडेंट सबसे ज़्यादा सुपीरियर है, पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर और जुडिशरी से भी ज़्यादा प्रेसिडेंट सुपीरियर है। और लुकाशेंको को वो बिल्स बहुत पावर देते थे, जिस वजह से वो हर इलेक्शन में अपने पावर का इस्तेमाल करके कुछ ना कुछ फ्रॉड कंडक्ट करवाते थे, जिस वजह से वही हर इलेक्शन जीतते थे और वही प्रेसिडेंट बनते थे। तो ये सब देखते हुए जनता बहुत परेशान हो गई और बहुत भारी मात्रा में प्रोटेस्ट निकालना चालू कर दिया जनता ने लुकाशेंको के खिलाफ। और जनता की मांग थी कि देश में हमें डेमोक्रेसी चाहिए। सब होते हुए देख यूरोपियन यूनियन ने कुछ सैंक्शंस डिक्लेयर कर दिए बेलारूस के खिलाफ, और हम ये भी देखेंगे कि वो सैंक्शंस क्या है जिस वजह से बेलारूस के इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका लगा है। और यूरोपियन यूनियन ये चाहता है कि बेलारूस में डेमोक्रेसी और उनकी जनता की मांग पूरी हो। और हम थोड़ा रुक के अभी ये भी देख लेंगे कि यूरोपियन यूनियन एक्चुअली में है क्या। तो यूरोपियन यूनियन में कई कंट्रीज है। यूरोपियन यूनियन को ईयू भी कहा जाता है। पहले यूके ईयू में होता था, पर अभी वो ईयू से बाहर निकल गया। तो ईयू एक कंट्री जैसा ही है। ईयू में पोलैंड, ग्रीस, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, डेनमार्क और लिथुआनिया जैसे बहुत सारे कंट्रीज आते हैं। तो ईयू में जितने भी कंट्रीज आते हैं वो एक दूसरे से इजीली ट्रेड कर सकते हैं, और इन सबकी करेंसी एक ही है, यूरो। सिर्फ कुछ देश ऐसे हैं ईयू में जिनकी करेंसी थोड़ी अलग है, और ये ईयू ने ऑप्शन दिया था देशों को कि अगर आपको अपनी करेंसी अलग रखनी है तो अलग रखिए, आपको अपनी करेंसी यूरो रखनी है तो यूरो रखिए। और अगर आप जर्मनी में रहते हो, आपको फ्रांस में शिफ्ट होना है, तो आप इजीली शिफ्ट हो सकते हो। ये बस ऐसा होगा कि महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश शिफ्ट होना, ये बिना पासपोर्ट, बिना वीज़ा के आप इनकी बॉर्डर क्रॉस कर सकते हो। तो यूरोपियन यूनियन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बनाया गया था, क्योंकि कई यूरोपियन कंट्रीज वर्ल्ड वॉर 2 में एक दूसरे से लड़ने लग गई थी। और इस वायलेंस को कम करने के लिए फ्यूचर में ये यूरोपियन यूनियन बनाया गया, जिसकी वजह से कोई बॉर्डर नहीं रही इन देशों में,
कोई बॉर्डर नहीं रही तो कोई आर्मी नहीं रही इन देशों में, और कोई आर्मी नहीं रही तो कोई वायलेंस नहीं रहा इन देशों में। और फ्रांस और जर्मनी की दुश्मनी तो इंडिया पाकिस्तान के लेवल की थी तब। तो ईयू ने कई छोटे मोटे सैंक्शंस डिक्लेयर कर दिए बेलारूस के खिलाफ, और उनमें से कुछ मेजर सैंक्शंस है कि कोई पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और पोटाश एक फर्टिलाइजर है, पोटाश और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ये दोनों चीज़ें कोई इंपोर्ट नहीं कर पाएगा बेलारूस से। और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और पोटाश पर इनकी इकोनॉमी बहुत निर्भर करती है, क्योंकि ये थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पोटाश का इन द वर्ल्ड। बेलारूस की एयरलाइन बिलीविया और बेलारूस से जितने भी फ्लाइट्स आते हैं उनको बैन कर दिया है यूरोपियन यूनियन ने, उनके एयर स्पेस से और उनके एयरपोर्ट से भी। तो ये बहुत फर्क रहता है उनकी इकोनॉमी पर, क्योंकि अगर कोई भी फ्लाइट जाना चाहती हो अमेरिका तो उनको पूरा यूरोप से घूमकर जाना पड़ेगा, जिसमें उनको एक्स्ट्रा फ्यूल लगेगा, और एक्स्ट्रा फ्यूल लगाएगा तो उनकी जो भी वो सामान ले जा रहे हैं अमेरिका तक उनकी प्राइस भी बढ़ जाएगी, जो कि बेलारूस के लिए अच्छी बात नहीं होगी। और बेलारूस एक लैंडलॉक कंट्री है, अगर वो उसके पास सी का एक्सेस होता है तो वो शिप के थ्रू भी अपना सामान भेज सकती है। तो बेलारूस के एयरलाइन को बैन करना ये भी इसकी भी एक अलग कहानी है। तो इसकी कहानी चालू होती है मई 2021 से, जब ग्रीस से लिथुआनिया एक फ्लाइट जा रही थी जिसका नाम था रेयान एयर, और उसको बेलारूस के एयर स्पेस को भी क्रॉस करना था। तब जब उसने बेलारूस के एयर स्पेस में एंटर किया उस फ्लाइट ने, तब बेलारूस के ऑफिशियल्स ने उसे डाइवर्ट कराकर मिन्स्क में उतार दिया, और मिन्स्क ये बेलारूस का कैपिटल है। और मिन्स्क में इसलिए उतारा ताकि रमन प्रातासेविच को अरेस्ट किया जा सके। और रमन प्रातासेविच एक ब्लॉगर है जो कि बेलारूस के गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते थे। मतलब दो कंट्रीज के बीच में से फ्लाइट को डाइवर्ट करके एक अलग डेस्टिनेशन पर उतारना ये एक टेररिस्ट एक्ट माना जाता है। तो इस इंसिडेंट के बाद यूरोपियन यूनियन ने बैन कर दिया बेलारूस की फ्लाइट्स को। तो क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने लुकाशेंको के खिलाफ सैंक्शंस डिक्लेयर कर दिए, इस वजह से लुकाशेंको ने सोचा कि मुझे यूरोपियन यूनियन से बदला लेना है, जिस वजह से लुकाशेंको ने कई सारे माइग्रेंट्स पोलैंड की बॉर्डर पर डंप कर दिए, क्योंकि पोलैंड ये यूरोपियन यूनियन में ही आता है। तो अगर हम बेलारूस की इकोनॉमी के बारे में बात करें तो हम एक डिक्टेटर से ज़्यादा एक्सपेक्ट ही क्या कर सकते हैं। तो हर डिक्टेटर की तरह लुकाशेंको ने भी कई बार अपने देश को मुसीबत में डाला है। जैसे कि 2016 में बेलारूस की इकोनॉमी माइनस में चली गई थी, और उनकी इकोनॉमी कोई कंटिन्यूसली ग्रो नहीं कर रही है जैसे बाकी देशों की कर रही है, वो कभी नीचे जाती है कभी ऊपर जाती है। तो अगर हम बेलारूस का सबसे बड़ा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पार्टनर देखें तो वो है रशिया, और बेलारूस की इकोनॉमी बहुत डिपेंड करती है रशिया पे कई रीजंस की वजह से। तो बेलारूस को रशिया बहुत सपोर्ट करता है, पर वो बहुत इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है, क्योंकि वो ये नहीं दिखाना चाहता है बाकी कंट्रीज को कि मैं डिक्टेटरशिप वाले कंट्री को सपोर्ट करता हूँ। तो एक बार रशिया ने ऐसा बोला था बेलारूस को कि अगर तुम्हें मेरी आर्मी या पुलिस चाहिए तो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि एक बार बेलारूस में बहुत भारी मात्रा में प्रोटेस्ट हो गए थे लुकाशेंको के खिलाफ, और वहाँ की मिलिट्री और पुलिस कंट्रोल नहीं कर पा रही थी उन प्रोटेस्ट को, इसलिए। तो पोलैंड ने रशिया को ये तक कह दिया था कि रशिया इस माइग्रेंट क्राइसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पर रशिया ने कहा कि मैं इस माइग्रेंट क्राइसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, पर मैं इस माइग्रेंट क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए तैयार हूँ। तो रशिया ने ये तक कह दिया था कि वेस्टर्न कंट्रीज बेलारूस छोड़ के इस माइग्रेंट क्राइसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब रशिया सीधे सीधे पॉइंट कर रहा है यूरोपियन कंट्रीज को बेलारूस छोड़ के। तो सवाल ये आता है कि रशिया एक डिक्टेटर को सपोर्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि इससे उसका कुछ फ़ायदा तो होगा नहीं, उसकी उल्टा बदनामी होगी, क्योंकि वो एक डिक्टेटर को सपोर्ट कर रहा है। अगर आपको ये पता नहीं होगा तो मैं आपको बता दूं कि रशिया एक नाम की डेमोक्रेसी है, हम उसे एक डिक्टेटर कंट्री भी कह सकते हैं, क्योंकि रशिया के अभी के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ये मीडिया को दबा कर रखते हैं और अपोजिशन लीडर्स को जेल में डालते हैं या उन्हें मारने की कोशिश करते हैं। व्लादिमीर पुतिन रशिया के 2000 से 2008 तक प्रेसिडेंट थे और 2012 से अभी तक प्रेसिडेंट है। पुतिन ने कई बार इलेक्शन में फ्रॉड कमिट किया है, जिस वजह से कई बार उनके खिलाफ प्रोटेस्ट भी निकले, और अलेक्सी नवाली ये एक मेजर अपोजिशन लीडर है पुतिन के, और इन्हें कई बार मारने की भी कोशिश की है और ये कई बार जेल भी जा चुके हैं। आप मानोगे नहीं, रशिया में इलेक्शन लड़ना तो दूर की बात, एक अपोजिशन लीडर के लिए जिंदा रहना यही बड़ा चैलेंज है।
नवाली का एक यूट्यूब चैनल भी है जिसमें वो पुतिन को एक्सपोज करते हैं, और मुझे लगता है हमें ऐसे लोगों को सब्सक्राइब और सपोर्ट करना चाहिए जो लोग डेमोक्रेसी के लिए लड़ते हो, और मैं इनके चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो अगर हम रशिया का प्रेस फ्रीडम इंडेक्स देखें तो वो आता है 150 अमंग द 180 कंट्रीज, जो कि बहुत बुरा नंबर है। पुतिन को ऐसा लग रहा है कि एक बार अगर बेलारूस डिक्टेटर कंट्री से डेमोक्रेटिक कंट्री में बदल गया तो अगला नंबर रशिया का होगा, क्योंकि फिर रशियन लोगों ने भी बहुत हिम्मत आ जाएगी ताकि वो डेमोक्रेसी के लिए रशिया में भी प्रोटेस्ट कर सके। तो इसलिए रशिया बेलारूस को सपोर्ट कर रहा है। और हाल ही में बेलारूस ने ऐसी धमकी दी है यूरोपियन यूनियन को कि अगर तुमने मेरे पर के सैंक्शंस नहीं हटाए तो मैं जो भी यूरोपियन यूनियन में गैस आती है रशिया से बंद कर दूंगा। एक्चुअली ऐसा है कि रशिया में बहुत सारी गैस पाई जाती है, तो यूरोपियन यूनियन ने वो रशिया से गैस खरीदी है और उसके लिए पाइपलाइन बिछाई है रशिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में, जिसमें से 2 पाइपलाइंस बेलारूस से जाते हैं। और बेलारूस अभी ये धमकी दे रहा है कि मैं उन दोनों पाइपलाइन को बंद कर दूंगा, जिस वजह से यूरोप में एक बहुत बड़ी गैस की क्राइसिस आ सकती है। बेलारूस को लग के एक कंट्री है लिथुआनिया, और लिथुआनिया को ऐसा लग रहा है कि माइग्रेंट्स लिथुआनिया में भी आ सकते हैं, क्योंकि अगर पोलैंड ने अपने देश में घुसने नहीं दिया माइग्रेंट्स को तो लिथुआनिया ने भी अपनी आर्मी उतार दिया अपने बॉर्डर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।